नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले जिस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पढ़े हैं वो हमारे बनाए हुए स्कूल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सरकार ने सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया है, मणिपुर को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर भड़के कपिल सिब्बल। बोले बीजेपी भी तो सेम आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार के कांग्रेस पर, तब एफआईआर नहीं हुई उन पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हाजीपुर सीट पर भिड़ गए चाचा भतीजा। जी हां, एक तरफ चिराग पासवान बोले मैं लड़ूंगा हाजीपुर सीट से, दूसरी तरफ पशुपति पारस बोल रहे हैं मैं लड़ूंगा। बीजेपी में घमासान मच गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर जेपी नड्डा के आरोप। बोले ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। अब ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा को घेर लिया, बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया पर ज्यादा पॉपुलर कौन, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आ गया है रिजल्ट, बताएंगे आखिरकार सोशल मीडिया पर क्यों इतने पॉपुलर होते चले आ रहे हैं राहुल गांधी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश की विचारधारा के साथ खेल कर रही है, वो आरोपियों को छोड़कर खुद देती है बढ़ावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार की बीजेपी को दो टुक, हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, हमारी विचारधारा नहीं है बीजेपी वाली। आपको बताते चले अजीत पवार से मुलाकात के बाद शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी का साथ कभी नहीं जाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रियंका गांधी पर एफआईआर क्यों, डायरेक्ट जेल में ही डाल दो, आपकी तो दादागिरी चल रही है। बताएंगे क्यों मनोज झा भड़क गए। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सेकुलरिज्म की बात करना आप छोड़ दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से दोस्तों सेकुलरिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम सबको एक सा सम्मान देते हैं और जो है हम धर्म वगैरह नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि नूह हिंसा में लेकर जितने भी घर तबाह किए गए वो किन लोगों के घर थे, क्या उसमें एक भी हिंदू भाई शामिल था? नहीं था। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके घरों पर दुकानों पर बुलडोजर चला के बीजेपी के सेकुलरिज्म की बात करती है। ओवैसी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी चर्चा हो रही थी, बीजेपी बड़े डींगे हाँक रही थी कि सबको एक जैसा कानून लाएंगे और सब कानून एक समान होगा। जबकि दोस्तों आपको बताते चले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ये लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कहीं पर अगर हिंसा होती है तो एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और वो होते हैं दोस्तों मुसलमान। जाहिर सी बात है जो अभी हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो दोस्तों धारा 144 लगी 144 के बाद वहां पर हिंदू सभा हुई, हिंदू पंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए जहां पर मुसलमानों को बायकॉट करने की बात की गई। और आप समझिए सरकार की एक ऐसी धारा 144 थी कि हिंदू महासभा के लोगों ने महापंचायत की धारा 144 के बावजूद भी, या तो आप ये मान लो कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि धारा 144 के बावजूद भी लोग हिंदू महापंचायतें कर रहे हैं और उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, धारा 144 लागू होने के बाद दोस्तों आप समझिए किसी को निकलने तक नहीं दिया जाता है। अगर यही काम किसी और समुदाय के लोगों ने किया होता दोस्तों इन कट्टरवादियों के बजाय, तो आप समझ लीजिए अब तक उन पर कई एफआईआर हो गई होती, कई लोग उसमें से गिरफ्तार हो गए होते। और यही बात है जो बीजेपी के ऊपर हमेशा से ही इस तरीके के सवाल उठते हैं कि आपने हमेशा विचारधारा के साथ खिलवाड़ करती है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले स्कूल में मोदी और शाह पढ़े हैं वो स्कूल आरएसएस ने नहीं हमने बनवाए हैं। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया।
खरगे ने कहा कि 50 साल में कांग्रेस ने जो किया है वो आप कभी कर नहीं पाओगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ये तमाम स्कूल किसने बनवाए हैं, ये सब के सब कांग्रेस की देन है। खरगे ने कहा कि फिलहाल मोदी और शाह जिस स्कूल में पढ़े हैं वो आरएसएस के बनाए हुए नहीं है, बल्कि कांग्रेस की देन थे जिन स्कूलों में आप पढ़े। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय से ही कांग्रेस ने देश में जो विकास का काम किया है, चाहे वो रेलवे स्टेशन बनाना हो दोस्तों, ये तमाम चीजें, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। लेकिन सरकार पूछती है कि आपने क्या किया। खरगे ने कहा कि 50 साल में जहां एक तरफ कांग्रेस ने 50 साल में जो प्रॉपर्टियां बनाई देश की, बीजेपी ने उनको 10 साल में बेच दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज एम्स बिक गए हैं, तमाम चीजें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, LIC, बैंक, तमाम चीजों को अडानी के पास रख दिया जाता है गिरवी, या फिर यूं कहते हैं कि पार्टनरशिप कर ली जाती है, या फिर लीज पर दे दिया जाता है। लीज का मतलब क्या हुआ, आपने एक तरीके से उसको गिरवी पटक दिया है, आपने लीज पे दे दिया है, तो उसका मतलब ही क्या होता है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि अडानी और अंबानी की जो आप बातें करते हैं, इनके हजारों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन बेचारा जो किसान है, गरीब है, उनके कर्जे माफ नहीं होते। आप देखिए, आपको क्या लगता है, धीरे धीरे जितनी भी सिम्स की कंपनियां थी या फिर जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, तमाम चीजों पर अडानी को कब्जा दिया जा रहा है। धीरे धीरे कर कर सारी सिमों को बर्बाद कर दिया गया, सारी जितनी भी कंपनियां थी सिमों की, चाहे वो टाटा डोकोमो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, अभी भी वो तो एयरटेल और वी जो है वो मर्ज में चल रहा है दोस्तों। इन दोनों को जो है यहाँ पर एक कर दिया गया है, इस वजह से अब तक जो है ये सिम जिंदा है। आपको बताते चले, यही नहीं, यहाँ पर जो तमाम बन हुई है सिमों की कंपनी, सब कुछ अडानी की वजह से हुआ। यही नहीं, अब तो कई ऐसे टीवी चैनल ऐप भी हैं जो कि बर्बाद कर दिए गए हैं जियो के द्वारा, ताकि आगे चल के सिर्फ अडानी का ही कब्जा हो पूरे मार्केट पर। हर चीज में अडानी को ले आते हैं मोदी जी। अंबानी और अडानी ये दो हाथ हैं मोदी जी के। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री को नहीं है मणिपुर की चिंता, मणिपुर जल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री ने पूरे 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में से सिर्फ 2 मिनट मणिपुर पर बोला। उसमें भी प्रधानमंत्री लाफिंग कर रहे थे दोस्तों, लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे खूब। सवाल ये उठता है कि आप एक इतने गंभीर मुद्दे पर हंस कैसे सकते हो। आपको हो सकता है हंसी आ रही हो, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया मणिपुर में, जिन्होंने अपने घर बार खो दिए, उन लोगों को तो रोना आ रहा है दोस्तों वहां पर। और ये हिंसा को लगभग 3.5 महीने या फिर ये कह सकते हैं कि 4 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई सा राज्य नहीं देखा, स्टेट नहीं देखा, जिसमें 3 महीने से ज्यादा या फिर 4 महीने से ज्यादा हिंसा चल जाए। एक दिन से ज्यादा दोस्तों कहीं पर भी दंगे फैल नहीं सकते हैं। आपको बताते चले, एक पूर्व DGI हैं, उन्होंने दावा किया था कि कहीं पर भी किसी भी राज्य में 24 घंटे से ज्यादा दंगे चल नहीं सकते, हद से हद 72 घंटे 2 दिन। लेकिन आप समझिए, एक जगह 4 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराती है, कहती है अरे यहाँ हो रहा है तो वहां भी तो हो रहा है। मतलब आप समझिए, एक ऐसे राज्य को कंपेयर किया जाता है दूसरे स्टेट से जहां पर मान लीजिए छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं दोस्तों, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन हालांकि छुटपुट घटनाओं पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन मणिपुर से उसको कंपेयर करना ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मणिपुर एक अलग स्थिति में है और ये जहां पर छुटपुट घटनाएं होती हैं आप उनसे कंपेयर करके अपने आप को बचा रहा हो, आप अपनी नाकामी को छुपा रहा हो। सीधी सी बात यह है। राहुल गांधी ने इस बात को बिल्कुल जोर देकर कहा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का बीजेपी और JP नड्डा पर हमला। बोले पश्चिम बंगाल को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद के राज्य में क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है ये दिखाई नहीं देता। दरअसल आपको बता दें, कल JP नड्डा ने एक बयान दिया। उस बयान में JP नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देता कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके 4 नेता जेल में बंद हैं। अब दोस्तों ये आरोप कौन लगा रहा है? JP नड्डा। इससे पहले आपको याद होगा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में 4 लोग जो है यहाँ पर सस्पेक्ट बने थे, 4 लोगों को जो है यहाँ पर उसमें वो बनाया गया था
जो है यहाँ पर क्रिमिनल। ऐसे में आपको बताते चले एक नाम शुभेंदु अधिकारी का भी था, जिसमें बताया गया था कि घूस लेते हुए 4 लोग पकड़े गए थे। इसमें 4 लोगों के नाम थे। जिसके बाद आपको बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी में एक नेता तो बीजेपी में चला गया है, उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। जेपी नड्डा जो है वो किसकी बात कर रहा है? भ्रष्टाचार की। और आप भूल गए कि प्रधानमंत्री से लेकर तो अमित शाह तक ने शुभेंदु अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जेल से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब वो धुल मंच कर साफ हो गए, लेकिन बाकी के जो नेता है उनके ऊपर हमलावर है जेपी नड्डा। तो वो शुभेंदु अधिकारी को क्यों भूल रहा है कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो उनकी पार्टी में ही आप बैठा हुआ है, उसके ऊपर तो वो नहीं बोलते। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे बीजेपी ने उनको अपनी गोद में बिठा रखा है, और बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल जो है बीजेपी से मणिपुर तो संभल नहीं रहा है, चले दूसरों के राज्य में नजर डालने। ममता बनर्जी ने कहा कि हम भी मणिपुर जाएं क्या, वहां पर जाकर बातचीत करें। आपको बताते चले दीदी ने एक तरीके से ताना मार दिया बीजेपी को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 2024 के चुनाव के लिए मायावती लड़ेंगी अकेले चुनाव, अखिलेश हुए हमलावर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमेशा से माना जाता है मायावती बीजेपी की बी टीम बन चुकी हैं। वो बीजेपी के लिए काम करती हैं जो है यहाँ पर दोस्तों पर्दे के पीछे से। भले ही लोगों को ये लगता होगा बीएसपी अलग है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीएसपी बीजेपी की रियल में बी टीम है। आपको बताते चले कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा बीजेपी का फायदा कराने में लगे रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अब मायावती का है, क्योंकि आपको याद होगा जहां जहां अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वहां वहां मायावती ने बीजेपी के कहने पर कैंडिडेटों को उतारा था। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कहां उतरेगा ये अमित शाह तय करते हैं और मायावती को बताते हैं। आपको बताते चले अब इस पर सवाल खड़े हो गए। मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश ने कहा कि मायावती की विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है, वो बीजेपी वाली विचारधारा बन गई है। आपको बताते चले अखिलेश और मायावती में एक समय में अच्छा खासा बॉन्ड हुआ करता था, लेकिन जो है पर 2019 के चुनाव हारने के बाद दोनों, और 2014 का चुनाव हारने के बाद और उसके बाद 17 का, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। अब मायावती के ऊपर मायावती अखिलेश की कन्नी काटती रहती हैं और उनके प्रत्याशी को हरवाने का काम करती हैं। ऐसे में 2024 में भी मायावती का प्लान साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वो सीधा सीधा जो गेम करने वाली है, मुझे तो लगता है वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो तमाम चीजें हो रही हैं, आखिरकार इसका नुस्खा निकल कर क्या आने वाला है। बीजेपी तो 10 बातें कर ले, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री की सच्चाई सामने आ चुकी है और मायावती की भी गेम ओवर होगी बहुत जल्दी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मध्य प्रदेश में सोनिया गांधी, कमलनाथ और 2 और नेताओं के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज, तो भड़क गए कपिल सिब्बल। आपको बताते चले कांग्रेस के दिग्गज नेता और बहुत ही पॉपुलर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बीजेपी को घेर लिया है। आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब बीजेपी कर्नाटक में जाकर ये कह रही थी कि अगर कांग्रेस आ गई तो भ्रष्टाचार की आंधी आ जाएगी, तब तो किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन कमलनाथ और जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। हालांकि दोस्तों एफआईआर तो मामूली सी बात है, इनके लिए कभी भी रद्द हो जाती हैं। केस भी मामूली सी बात है, राजनीति में ये तो होता ही रहता है। लेकिन कपिल सिब्बल ने बीजेपी को उनकी घटनाएं याद दिलाई। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कह दे तो एफआईआर दर्ज नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है वो गलत है। कपिल सिब्बल ने कहा कि दरअसल बीजेपी को जो है यहाँ पर अपने हिसाब से कानून चलाती है, वो उसके हिसाब से अगर बीजेपी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको ऊपर एफआईआर कर दो। इसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल कर्नाटक में भी यही हुआ था। बीजेपी के भ्रष्टाचार का दोस्तों आपको बता दें, पेटीएम स्कैन पे निकाल दिया था कांग्रेस ने, और जो है विश्वराज बॉम्बे की बुरी हार हुई थी कर्नाटक में। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वही गेम खेल रही है। उसने पर्चे लगा दिए हैं मामा शिवराज के 40% और 50% कमीशन के। आपको बताते चले कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर,
उसने साफ कहा कि फिलहाल इस बार मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में अब किसकी सरकार बनेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस का दाव सेम है जो उसने कर्नाटक में खेला था। हालांकि कपिल सिब्बल ने तो प्रियंका गांधी का समर्थन कर दिया है जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हाजीपुर सीट पर भाजपा में मचा घमासान, चाचा भतीजा आपस में ही भिड़ गए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हाजीपुर सीट जो कि बिहार की एक ऐसी सीट है जहां पर दो लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और दोनों लोग एक ही परिवार के हैं। आपको बताते चले, जहां एक तरफ पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के पिताजी के जो भाई है उनका कहना है कि हाजीपुर सीट से मैं लड़ूंगा, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर सीट मेरे पिताजी की है, वहां से चुनाव मैं लड़ूंगा। आपको बताते चले, पशुपति पारस यानी कि जो चिराग पासवान के चाचा है उसने चिराग पासवान को धोखा दिया था और पार्टी से ही बाहर कर दिया था और उनके तमाम एमएलए पशुपति पारस के साथ आ गए थे। यही नहीं दोस्तों, चिराग पासवान बीजेपी का एक ये कह सकते हैं सबसे बड़ा भक्त बन चुका है। चिराग पासवान आए दिन विपक्ष को घेरता रहते हैं, आए दिन विपक्ष पर हमले बोलते हैं, लेकिन चिराग पासवान की खुद की इंडिविजुअलिटी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, आप जब भेड़ चाल में चलोगे, लोगों के पीछे चलोगे तो आपको लोग पसंद थोड़ी ना करेंगे। आपको इंडिविजुअल चलना चाहिए, राजनीति हो या कोई और चीज हो, तभी तो लोग आपकी पहचान बनेगी, आपको लोग जानेंगे। दरअसल चिराग पासवान का एक ही काम है, बीजेपी का साथ देना, नीतीश कुमार को घेरना, विपक्ष के सही मुद्दों को गलत ठहराना, ये चिराग पासवान का काम बन चुका है। और चिराग पासवान को बीजेपी ने किस तरीके से बेइज्जत करके बंगले से निकाला था आपने देखा ही था। या तो प्रधानमंत्री चिराग पासवान को जो बड़ा प्यार जताया करते थे, या फिर चिराग पासवान के पिताजी की डेथ के बाद चिराग पासवान को ठेंगा दिखा दिया था बीजेपी ने। अब उसी बीजेपी में वो फिर जा मिले। हालांकि अब चाचा भतीजा आपस में भिड़ रहा है हाजीपुर सीट को लेकर, जो कि बिहार की एक मुस्लिम सीट है। अब देखना ये होगा कि क्या किसको ये चांस मिलने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि वो दिल्ली बिल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लाई है, लोकतंत्र के दायरे में लाई है। लेकिन कोई भी इस बात को जो है उन्होंने कहा साबित नहीं कर सकता कि बीजेपी लोकतंत्र के जरिए जो है दिल्ली में अपनी ऑर्डिनेंस बिल लेकर आई है। आपको बताते चले, दरअसल इस बिल पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी एक चुनी हुई सरकार को खत्म करने की फिराक में है। आपको बता दो, हालांकि अब तो ये बिल पास ही हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वापस से एससी का रुख कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली बिल देश के लोकतंत्र की हत्या है और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल दिल्ली की जनता के खिलाफ है। ऐसे में इस बिल को जो है तुरंत रद्द करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के साथ क्या होगा, उनको न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है दोस्तों कि फिलहाल केजरीवाल बीजेपी के सामने सीने तान के खड़े हो गए कि वो इस बिल को किसी भी तरीके से रद्द करा कर रहेंगे। और देखा जाए तो ये बिल रद्द होना भी चाहिए, क्योंकि इस बिल में दोस्तों आप समझिए दिल्ली सरकार की पूरी शक्ति को छीनने का काम किया जा रहा है। हालांकि मुझे अब उम्मीद नहीं है कि केजरीवाल को कुछ मिल सकेगा, क्योंकि दोस्तों इस बिल को पहले तो वहां से पास करा लिया गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट सही फैसला ले ले तो अभी भी केजरीवाल के हाथ में बाजी आ सकती है, हारी हुई बाजी। लेकिन ये बहुत कम चांस है, 90 में से ये समझ लीजिए आप कि 20% चांस है कि केजरीवाल को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये दलील होगी कि फिलहाल केंद्र सरकार ने जो भी किया है इसको लेकर अब वो कुछ नहीं कर सकते, या फिर जो फैसला सुनाया जाएगा वो थोड़ा अलग होगा पहले से, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का सपोर्ट किया था। वीडियो अच्छा हो लगे